नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। खरगोन से शुरुआत करते हैं। तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत की खबर है। एक ही परिवार में 3 बच्चियों की मौत हो गई। 10 से 12 साल की ये तीनों बच्चियां बताई जाती हैं। भीकन गांव थाना इलाके की घटना। तो इस वक्त की दुर्घटना से जुड़ी खबर खरगोन से मिली। तालाब में डूबकर 3 बच्चियों की जान चली गई। एक ही परिवार की ये 3 बच्चियां थीं। 10 से 12 साल की इनकी उम्र बताई गई। शशिकांत शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी शशिकांत, बताएं कैसे हुआ हादसा? जी मैं बता दूं, खरगोन जिले के भीकनगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बेड़छा का मामला है, जहां एक तालाब में 3 बच्चियां नहाने गई थी। इस दौरान एक बच्ची जब नहाने के दौरान अचानक डूबने लगी तो दूसरी बच्ची उसको बचाने दौड़ी और वो भी डूबने लगी, तो तीसरी बच्ची भी तालाब में उसको दोनों को बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ी। इस दौरान तीनों बच्चियों की डूबने से मौके पर ही इनकी मौत हो गई। जब वहां पर एक बच्चा खड़ा था, उसने इस घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद में तीनों के शव पुलिस की मौजूदगी में निकाले गए और तीनों शवों को पीएम के लिए भीकनगांव अस्पताल में लाया गया है। घटना के बाद से ही पूरे गांव में मातम छाया हुआ है, क्योंकि तीनों बच्चियां जो है 10 से 12 साल की बताई जा रही है और एक दुखद हादसा बताया जा रहा है पूरे गांव में, और उससे पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो 3 बच्चियां जो एक ही परिवार की थीं, डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। परिवार में और गांव में इस वक्त मातम का माहौल है। भोपाल से एक अहम खबर है। जूनियर डॉक्टर्स पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जूडा के 22 पदाधिकारियों को नोटिस दिया है। जीएमएस प्रबंधन ने हॉस्टल खाली करने का नोटिस दे दिया है। रात तक हड़ताल वापस नहीं हुई तो एफआईआर करवाई जाएगी। हड़ताल वापस नहीं होगी, ये जूडा की तरफ से उत्तर दिया गया है। तो भोपाल से बड़ी खबर, जूनियर डॉक्टर्स जो हड़ताल पर रहे, दूसरे दिन भी 22 पदाधिकारियों को नोटिस दिया है। जीएमएस प्रबंधन ने हॉस्टल खाली करने को लेकर नोटिस दिया और रात तक हड़ताल वापस नहीं होगी तो एफआईआर कराई जाएगी, ये कहा गया। और हड़ताल वापस नहीं होगी, ये जूडा का जवाब है। विवेक पटैया सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विवेक, सुबह मंत्री ने ये कहा था कि बार बार हड़ताल नहीं होनी चाहिए, क्या और किस तरह का एक्शन होगा? देखिए, एस्मा लगा हुआ है इस वक्त मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर, और उस एस्मा के दायरे में जूनियर डॉक्टर भी आते हैं। सरकार का तर्क है कि एस्मा की कार्रवाई हो सकती है इन जूनियर डॉक्टरों पर, और जो भी विधिवत कार्रवाई होगी, चाहे वो एफआईआर करने की हो, वो कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही जूनियर डॉक्टरों पर सख्ती भी शुरू हो गई है। जीएमसी प्रबंधन ने हॉस्टल खाली करने की नोटिस 22 जूनियर डॉक्टरों को दे दी है और चेतावनी दी है कि ये हड़ताल अवैधानिक है। जो भी आपकी मांगे हैं उस पर सरकार बातचीत कर रही है। और यहाँ ये भी दावा किया गया है कि जूनियर डॉक्टरों में भी फूट है और उनमें भी गुट बन गए हैं। जो एक गुट है वो हड़ताल कर रहा है, तो ये पूरी हड़ताल को तोड़ने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है। हालांकि जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि वो झुकेंगे नहीं, हड़ताल उनकी जारी रहेगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जूनियर डॉक्टर्स कहते हैं कि उनकी हड़ताल जारी रहेगी। दूसरी तरफ उन पर कार्रवाई का डंडा चलाने की कोशिश की जा रही है। उनको नोटिस मिला है हॉस्टल खाली करने को लेकर, एफआईआर दर्ज कराने की बात की जा रही है। और भोपाल से एक बड़ी और अहम खबर, 15 सितंबर से सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी 100% स्टाफ और 50% छात्रों के साथ में खुलेंगे। शिक्षक और छात्रों को प्रथम डोज का प्रमाण पत्र अनिवार्य तौर पर लाना होगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बाबत जानकारी दी है। तो भोपाल से अहम खबर, 15 सितंबर से प्रदेश में सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी 100% स्टाफ यानी सारे टीचर आएंगे और 50% छात्र आधी क्षमता में छात्रों को लाकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे। शिक्षक और छात्रों को प्रथम डोज का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने इस बाबत जानकारी दी है। उच्च शिक्षा विभाग 15 सितंबर से कॉलेज खोलने जा रहा है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद हम नए सत्र में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो और कोविड का नियम का पालन हो, इस तरह से विभाग अपने गतिविधि बढ़ाने जा रहा है। कोविड के संख्या के 50% के आधार पर ही हमारी गतिविधि प्रारंभ करेंगे। और सुधीर दंडोतिया सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुधीर, बताएं, जानकारी दें इस बाबत।
देखिए पुनीत, बिल्कुल पिछले दिनों ही खुद उच्च शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दिए थे कि मध्य प्रदेश के अंदर कॉलेज जो है वो 15 सितंबर से खोली जा सकते हैं, क्योंकि स्कूल, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल पहले ही खुल चुके थे, लिहाजा कॉलेजों के खुलने को लेकर जो सस्पेंस था वो पिछले दिनों ही हट गया था। पर लेकिन क्या कुछ गाइडलाइन रहेगी, इस बात का इंतजार किया जा रहा था। आज प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इस बात की जानकारी दी है कि 15 सितंबर से मध्य प्रदेश के कॉलेज खोले जाएंगे, जिसमें जो स्टाफ है, जो टीचर है, उनकी उपस्थिति पूरी 100% रखी जाएगी। साथ ही साथ बात करें तो 50% छात्रों की उपस्थिति कॉलेज खुलने के बाद में रखी जाएगी और ये माना जा रहा है कि छात्रों को 50% उपस्थिति के आधार पर अल्टरनेट तरीके से जो है कॉलेज में बुलाया जा सकता है। इसके अलावा एक और जो बात इस पूरे निर्देश में साफ तौर पर निकल कर आई है कि पहले डोज की जो वैक्सीनेशन है उसका प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। जो भी छात्र कॉलेज आते हैं या फिर जो भी स्टाफ के लोग कॉलेज आएंगे उनको कम से कम 1 डोज वैक्सीन का जरूर लगा हो। ये निर्देश भी उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो कोविड जो बिहेवियर है, कोरोना के जो प्रोटोकॉल और जो नियम है, उनका भी पूरी तरीके से पालन करना होगा। लिहाजा कहना होगा कि 2 साल के बाद मध्य प्रदेश के अंदर एक बार फिर से स्कूल और कॉलेज में एक्चुअल क्लास जो है वो लगने वाली है। स्कूल जो मिडिल और हाई सेकेंडरी स्कूल खुले हुए थे उसके बाद में 15 सितंबर से अब कॉलेज खोलने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है, जिसके लिए जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं और जो निर्देश क्या कुछ रहेंगे उपस्थिति को लेकर उसको भी कहीं ना कहीं स्पष्ट सरकार की तरफ से कर दिया गया है। पुनीत, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पहले से संकेत थे और अब इस बाबत स्पष्ट कर दिया कि 15 तारीख से जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी, उनको खोला जाएगा, लेकिन 100% स्टाफ आएगा और 50% बच्चे आ पाएंगे। कोविड रूल्स का पालन करना जरूरी होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने मंत्रालय के 100 दिनों का प्लान देश के सामने रखा, जिसके तहत आने वाले दिनों में जनता के लिए कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। सिंधिया ने कहा कि 100 दिन के लक्ष्य के 3 मुख्य लक्ष्य रखे गए हैं। पहला अधोसंरचना, दूसरा नीति से जुड़े हुए टारगेट और तीसरा सुधार करना। ये योजना 30 अगस्त से 30 नवंबर तक चलेगी। 16 प्रमुख बिंदु हैं, जिनमें से 4 बुनियादी ढांचे के तहत, 8 नीतिगत लक्ष्यों के तहत, 4 सुधारों के तहत हैं। उन्होंने कहा कि अधोसंरचना में 4 नए हवाई अड्डों की आधारशिला रखने जा रहे हैं। ये हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, उत्तराखंड के देहरादून, त्रिपुरा के अगरतला और जेवर में बनेंगे। तो हमारे मंत्रालय में राज्य मंत्री जी, सचिव जी और हमने मिलकर एक 100 दिन की योजना बनाई है मंत्रालय के लिए, जिसके आधार पर एक जवाबदेही, पारदर्शिता के साथ हमारे स्टेक होल्डर्स के प्रति भी हम लोग रख पाएं। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया टीम को धार देने के लिए कट्टरपंथी इस्लाम का राजनीति, उदय और भारतीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां, इस विषय पर साइबर योद्धाओं से संवाद किया। इस दौरान प्रदेश बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि अगर कोई बाबर, औरंगजेब के नाम पर इमारतें बनाएगा तो ये भारत को मंजूर नहीं है। हम बाबर का विरोध करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। हम तो रावण और दुर्योधन का भी विरोध करते हैं, जबकि वे हिंदू थे। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी इस्लाम के प्रति देश को सजग होना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा पर पूरी दुनिया को विचार करना चाहिए। कट्टरपंथी इस्लाम भारत की शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पहले पहलवान लड़ते थे, सेनाएं लड़ती थीं, आज लड़ाई के मैदान बदल गए। आज पीएफआई जैसे संगठन देश को अस्थिर करने के लिए छद्म तरीके से प्रयास करते हैं। भाई, आज आपको लगता है कि जो काम रशिया करके देख लिया और जो काम अमेरिका ने करके देख लिया वो काम चीन का नहीं होगा, ऐसा मत समझो। और ये स्टेटमेंट आया, आप देख लीजिए, कट्टरपंथी इस्लाम केवल कट्टरपंथी नहीं है, वो राजनीतिक भी है। तो साइबर योद्धाओं को भी आज हम सब लोगों को तैयार होकर के मैदान में उतरना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर, हमारे विचार पर, हमारे देश पर, सोशल मीडिया पर इस भारत को बदनाम करने वाले लोग हैं। और इस प्रकार के इस्लामिक कट्टरपंथी जिनका एक राजनीतिक उदय इस दुनिया के अंदर हो रहा है, इनको जवाब देने का काम इस सोशल मीडिया के युद्ध में भी हम सब लोगों को करने के लिए तत्पर और तैयार होने की आवश्यकता है।
कांग्रेस ने खरगोन में आदिवासी युवक की जेल में हुई मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। साथ ही परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता, परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की। पूर्व मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायकों की एक जांच कमेटी आज मृतक बिशन के घर पहुंची, पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात की। कांग्रेस के मुताबिक लोगों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। आदिवासी युवक बिशन की जेल में मौत के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 5 विधायकों की जांच कमेटी गठित की थी। पुलिस ने लूट डकैती के आरोप में बिशन को पकड़ा था। परिजनों ने पुलिस रिमांड के दौरान थाने में उससे मारपीट के आरोप लगाए थे। जेल में बंद विचाराधीन कैदी की मौत के बाद मंगलवार को आक्रोशित परिजनों ने हंगामा करते हुए थाने में पथराव और तोड़फोड़ भी किया। कांग्रेस कमेटी ने पार्टी की तरफ से मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपया देने का ऐलान किया है। तो हमारी तो शासन से मांग है कि जिस तरह से आपने मंदसौर नीमच में 1-1 करोड़ दिया इस परिवार को, क्योंकि पुलिस कस्टडी पे शांत हुआ है, इस परिवार को भी 1 करोड़ आपको देना चाहिए। और मेरी हम लोग की डिमांड है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री है, जिस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक बार फिर से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, वो धर्म को धर्म से लड़ाते हैं। मध्य प्रदेश में पीएफआई की बढ़ती सक्रियता पर सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसी भी देशद्रोही को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में एकता अखंडता पर कुठाराघात करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब दिग्विजय सिंह जी के पास ये दिव्य ज्ञान कहां से आया मुझे नहीं मालूम, पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि दिग्विजय सिंह जी केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति को क्यों बढ़ाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एक बार फिर संगठन की बड़ी बैठक लेने वाले हैं। ये कल सुबह 11 बजे कमलनाथ के निवास पर होगी, जिसमें पीसीसी के सभी विभाग अध्यक्ष और प्रकोष्ठ अध्यक्षों को बुलाया गया है। ये माना जा रहा है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी में है। कमलनाथ ने इसके पहले भी बैठक में तमाम संगठन पदाधिकारियों को ये साफ कर दिया कि पार्टी जब तक बूथ कमेटी तक मजबूत नहीं होगी तब तक सत्ता में वापसी होना मुश्किल है और इसके लिए पार्टी के सभी विभागों प्रकोष्ठों को एकजुट होना पड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी समय समय पर संगठन की बैठकें लेते रहते हैं। कल भी जितने भी प्रकोष्ठ है उनके प्रमुखों की बैठक लेंगे और किस प्रकार से हमारी संगठन की क्या रणनीति हो, आगामी क्या रूपरेखा हो, किस प्रकार से हम जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाएं, किस प्रकार भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर करें, इसको लेकर समय समय पर वो सभी से चर्चा करते रहते हैं। कल भी जितने भी प्रकोष्ठ हैं सबके प्रमुखों से वो चर्चा करेंगे, सीधी चर्चा करेंगे और क्या सुझाव है और क्या हमारी रणनीति उस पर बात करेंगे। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह इन दिनों ग्वालियर चंबल में काफी एक्टिव दिख रहे हैं और बड़े आक्रामक अंदाज में प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार और सिंधिया को घेरते नजर आ रहे हैं। जयवर्धन आज पहले नगर निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, फिर सीधे भितरवार इलाके में बाढ़ पीड़ितों के मुद्दे पर तहसील के सामने प्रदर्शन करते हैं। जयवर्धन के पिता दिग्विजय सिंह भी बाढ़ पीड़ितों को लेकर ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों को राहत दिलाने की पैरवी कर चुके हैं। स्पष्ट है कि दिग्विजय और उनके बेटे जयवर्धन सिंह का फोकस ग्वालियर चंबल की सियासत पर है। ये माना जा रहा है कि जयवर्धन सिंह को ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले खड़ा करने की कोशिश हो रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जयवर्धन कभी सिंधिया की जगह नहीं ले सकते। लोकतंत्र में कोई राजा महाराजा नहीं होते, लोकतंत्र में जनता राजा होती है। हम जो विधायक हैं या सांसद हैं या कोई नेतागण हैं, हम जनता के सेवक रहते हैं। मध्य प्रदेश से अपना एक अस्तित्व जब सरकार का समाप्त हुआ, सरकार ठीक प्रकार से नहीं चली, तो उनकी आपस में गुटबंदी की वजह से लोगों की, विधायकों की और मंत्रियों की सुनवाई न होने की वजह से उनको सरकार गंवाना पड़ी। मध्य प्रदेश में लॉटरी के मामले को लेकर पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भोपाल में एक मंत्री की सरपरस्ती में जुए के अड्डे चल रहे हैं। सांसद प्रज्ञा सिंह को लगा होगा कि वो इन पर कब्जा नहीं कर सकती, इसीलिए उन्हें किसी ने लॉटरी का आइडिया दिया होगा। सांसद प्रज्ञा सिंह ने बयान जारी कर लॉटरी का समर्थन किया, उसी के विरोध में बयान आया।
शायद भोपाल में एक बड़े मंत्री हैं, उनकी सरपरस्ती में जुए के अड्डे चलते हैं। तो शायद प्रज्ञा जी को ये लगा होगा कि अब वो उस पर तो वो नहीं कब्जा कर सकते हैं उस व्यवसाय पे, तो हो सकता है लॉटरी का उनको किसी ने आइडिया दिया हो। ये सब भाजपा के आइडिया हैं, टैक्स लगाना, लॉटरी लगाना, ये सब इनके काम है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में नई दर्शन व्यवस्था के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। धरने में शामिल कांग्रेसियों ने जिला प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार को जमकर कोसा। आंदोलन में शामिल पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह खींची के महाकाल मंदिर सशुल्क दर्शन व्यवस्था की तुलना रामायण काल से कर डाली। पूर्व मंत्री खींची ने कहा कि दर्शन को सशुल्क करना ठीक उसी तरह की व्यवस्था है जिस तरह रावण अपनी लंका में टैक्स लिया करता था। महाकालेश्वर मंदिर में नई दर्शन व्यवस्था में प्रोटोकॉल के तहत दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से रसीद कटवानी होगी। भस्म आरती में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को 200 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से जमा करने होंगे। जनप्रतिनिधियों का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी के चंद लोगों ने इकट्ठा होकर श्रद्धालुओं के ऊपर एक टैक्स लगा दिया। ये टैक्स वैसा ही है जिस तरह का टैक्स रावण वसूल किया करता था लंका में। उस प्रकार का टैक्स शायद उस युग के बाद इस युग में अब महाकाल मंदिर में लगा है। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई। आरटीआई से हासिल जानकारी में खुलासा हुआ कि मार्च 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक 28,038 मौतें अकेले भोपाल में हुई। हालांकि इसमें सभी कारणों से मौत का आंकड़ा शामिल है। भोपाल नगर निगम के मुताबिक मार्च 2020 से जुलाई 2021 तक 975 लोगों की भोपाल में मृत्यु हुई, लेकिन आरटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले मई 2021 में 5,021 मौतें दर्ज हुई हैं, जबकि अप्रैल 2021 में 1,462 मौतें हुई हैं। वहीं जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक भोपाल में मरने वालों की संख्या 16,318 रही। आरटीआई रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का आरोप है कि सरकार मुआवजा राशि नहीं देने के लिए मौत के आंकड़े छिपा रही। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि दूसरे जिलों के लोगों की मौत भोपाल में हुई है, इसलिए आंकड़े बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। कि आपदा है, इसमें 4 लाख दिए जाएंगे। जब देखा कि मौत ज़्यादा हुई तो उसको रोका। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए देने की बात कही, लेकिन आज तक एक पैसा दिया नहीं गया। अस्पतालों और शमशान घाटों को कह दिया गया कि कोविड मत लिखना, और जिसकी वजह से उनको डरा धमका के कोविड नहीं लिखा गया। उस समय पेंडेमिक था, कोरोना की आपदा थी, विपदा थी, और दूरस्थ जिलों से लोग भोपाल में आकर इलाज करा रहे थे, और उसमें जो घटना घटी है, अगर उनकी मृत्यु हुई है तो निश्चित रूप से उनका अंतिम संस्कार भी यहीं पे हुआ है। और इसी वजह से ये नगर निगम के जो आंकड़े आप बता रहे हैं, इसी वजह से वो आंकड़े जुड़ के आपके समक्ष आए। हीरा खदान से छतरपुर जिले के बक्सवाहा के जंगलों को बर्बादी से बचाने के लिए भोपाल में राष्ट्रीय पर्यावरण संसद आयोजित की गई, जिसमें पद्मश्री जयदेव पायंग, पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवा, जल पुरुष राजेंद्र सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर मौजूद रहे। संसद के दूसरे सत्र में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ विचार मंथन हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने बताया, गैर जरूरी हीरे के लिए सरकार लाखों पेड़ों की बलि देने को तैयार है। इसके लिए पहले से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठनों ने एक मुहिम छेड़ रखी है। संसद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अब न्यायालय से लेकर सड़कों तक बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के लिए तय रणनीति के तहत काम होगा। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान भी चलाया जाएगा। पर वो जंगल बचाने के लिए आज अभी राजनीतिक दलों के भी प्रतिनिधि आए हैं। विरोधी दल तो आवाज उठाए, नहीं तो हम तो है ही विरोधी दल। सभी संगठन मिलकर आवाज उठा रहे हैं और उठाएंगे वहां के स्थानीय नेतृत्व के तहत। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।